सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आज के कार्यपत्रक 7 जो कि 22/7/2021 का कार्यपत्रक है, जिसमें हम इतिहास की समझ भाग 2 के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में इतिहास की समझ भाग 1 के बारे में जाना था और हमने ये भी जाना था कि इतिहास केवल कुछ तिथियों को याद करना नहीं है, बल्कि इतिहास के आधार पर हम अपने जो कार्य करते हैं आगे उससे सीख करके, इतिहास में गलतियाँ सीख करके उसकी समझ होना भी अति आवश्यक है। इतिहास का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम सिर्फ डेट्स के बारे में पढ़ेंगे या सिर्फ लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे, और इतिहास का मतलब ये भी नहीं होता कि सिर्फ प्राचीन चीज़ों के पढ़ने। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय होता है जिससे हम अपना वर्तमान, आज और आने वाला कल दोनों को बेहतर बना सकते हैं। हमने जो कुछ भी पास्ट में किया है, इतिहास में किया है, जो कुछ भी अच्छा किया है वो हम अपना सकते हैं। जो कुछ भी हमने गलतियाँ की हैं या भूलें की हैं उनसे सबक ले सकते हैं, उनसे सीख ले सकते हैं। आज हम इतिहास के मध्यकाल की बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज हम मुख्य तौर पर मध्यकाल के ऊपर ध्यान देंगे, अर्थात फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट की। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है वो काफ़ी संपन्न है और आर्थिक तौर पर भी हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में हमने एक लंबा सफ़र तय किया है। ऐसे नहीं कि कुछ ही दिनों में सब कुछ हो गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हो, इसके 2 प्रमुख स्थल थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कितनी विकसित थी, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो साउथ दिल्ली है या फिर चंडीगढ़ है, जिनको कि हम आज के समय बहुत ही सुनियोजित शहर का कहते हैं, जिनको कि बड़ी प्लानिंग से बसाया गया, उनसे भी कहीं बेहतर क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि उस समय के लोग कितने संपन्न थे और कितने बुद्धिमान थे। इन 2 चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक काल और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। इन 2 चरणों को, सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने के चरणों को, पूर्व वैदिक काल और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 4वीं सदी यानी कि लगभग आज से 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया। यानी कि उससे पहले क्या था, उससे पहले जो भारत था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और उसमें भारत में यूनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। पहली बार भारत एक सम्राट के अधीन आया। किसके अधीन, कब, जो सम्राट अशोक बने। बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिससे हमें उस युग की, उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। हमारे देश का राज्य के प्रतीक सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से लिया गया है। यानी कि जो हमारे राज्य के प्रतीक है, देश का प्रतीक है, वो क्या है, सारनाथ का एक स्तंभ है जिसे कि अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अशोक का सिंह स्तंभ है जिसमें कि 3 तरफ शेर बने हुए हैं, तो चारों तरफ शेर बने हुए हैं, और जबकि हमें 3 तरफ के शेर दिखाई देते हैं, पीछे का हिस्सा में दिखाई नहीं देता। तो अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं, अशोक के सिंह स्तंभ में 4 शेर हैं। अशोक का ये स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में है, जिसे अपने सिक्कों, बैंक नोटों और सरकारी दस्तावेज़ों, आधिकारिक मोहरों पर ज़रूर देखा होगा। यानी कि उस वक्त का जो प्रतीक है वो हमने अपनाया है। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, केरल पहुंचा था, और भारत में होता है, ठीक है। और पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को क्या कहा जाता है, भारत का उस समय का स्वर्णिम काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। गुप्त वंश के साम्राज्य को क्या जाता है, भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। पहली शताब्दी के आसपास जब गुप्त वंश था, पहली शताब्दी के आसपास जबकि गुप्त वंश था, तब उन्होंने भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है उस समय को।
यानी कि पहला मौर्य वंश था और दूसरा गुप्त वंश था। ठीक है, लगभग पूरे देश में तब एक ही सम्राट का साम्राज्य था। उसे कहते हैं भारत का स्वर्णिम काल। यहाँ पर हमने देखा कि पहली सदी में ईसाई धर्म सीरिया व्यापारी के साथ केरल पहुँचा था। ऐसी 8वीं शताब्दी की बात की जाए तो इस्लाम पहली बार अरब व्यापारी के साथ केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया था। अब यहाँ पर दो चीज़ देखिए, एक तो ईसाई धर्म और दूसरा एक ही इस्लाम धर्म। दोनों ही धर्म कहाँ पहुँचे? केरल पहुँचे सबसे पहले। अब केरल पहुँचने का कारण क्या था? क्योंकि उस समय दक्षिण भारत था, उसमें मसालों का या अन्य चीज़ों का व्यापार होता था। जो जल मार्ग है उसके द्वारा ये जुड़ा हुआ था, तो यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान था। व्यापारी सबसे पहले वहीं पहुँचे थे और केरल उस टाइम में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। दिल्ली के चौहानों को हराकर सल्तनत की नींव रखी गई। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इसके लगभग 300 वर्ष बाद यहाँ मुग़ल साम्राज्य में स्थापित हुआ। मुग़ल साम्राज्य की जो नींव थी वो बाबर ने रखी। बाबर के बाद हुमायूं ने रखी। बाबर कुछ समय के लिए देश छोड़कर भागे, फिर वापस आते हैं। फिर से जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा साम्राज्य को स्थापित करते हैं। और उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, जिन्होंने मुग़ल वंश का विस्तार किया। यहाँ पर इस काल में भारत में ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। यानी कि पहले मौर्य वंश में, फिर गुप्त वंश में, फिर उसके बाद मुग़ल वंश में। ठीक है, इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सैन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले। ये सब साम्राज्य पहले रहे कुछ समय पर। ठीक है, छोटे छोटे साम्राज्य थे ये, जो कि वहाँ पर रहे। वहाँ पर कहाँ? भारत में। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपनी समय की कहानी खुद बताती हैं। जैसे कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके बारे में जान सकते हैं, कुतुब मीनार कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक रखी थी। उसके बाद कुछ मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और उसका निर्माण पूरा कराया जाता है फिरोज शाह के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर लाल किला आपने देखा ही होगा, दिल्ली में लाल किला है। ताजमहल आगरा में। ठीक है, और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ये सब इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। ठीक है, ये कब की थी? मध्यकाल में शुरुआत की थी। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी थी। यानी कि मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल के लगभग अंत में जब आदिकाल की शुरुआत हुई थी, उस पीरियड के दौरान 1500 से 1700 के दौरान, उस समय कई संत थे जो देश के विभिन्न हिस्सों में जन्म लेते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये था हमारे तो मुख्यतः मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम बताया गया कि हम कैसे आगे बढ़े थे। देखिए, हम कुछ चित्रों को देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से दिए गए हैं। ये जो चित्र दिए गए, पहला चित्र दिया गया चैतन्य देव का दिया गया है। दूसरा रहट का दिया गया है, यानी कि जिससे पानी निकलते। तीसरा इबादत खाने में अन्य धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर को दिखाया गया है। कृषि में रहट, नहरों व तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। मध्यकाल में हस्तकला में, यानी कि जिसमें हाथों से सामान बन जाता, मूर्तिकला में, व्यापार में व स्थापत्य कला में बहुत आगे थे। इसीलिए भारत को स्वर्णिम काल कहा जाता था। उस वक्त हम कह सकते हैं कि भारत विश्वगुरु के रूप में उभरा था। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती वस्त्र और रेशमी कपड़े पूरी दुनिया से व्यापारियों को
आकर्षित कर रहे थे। ओके, तो ये तो हमारी आज की आसान सी वर्कशीट थी जिसमें हमने मध्यकाल के बारे में समझा कि मध्यकाल में प्रमुख वंश कौन से रहे, स्वर्णिम काल कौन सा रखा गया, ठीक है, कौन सा वंश के टाइम में स्वर्णिम काल रहा, कौन कौन से हमारे संत पैदा हुए उस दौरान, और उस टाइम व्यापारी कहाँ से भारत में प्रवेश किया उन्होंने, कैसे कैसे हमारी चीज़ों की मांग बढ़ी और कौन कौन सी चीज़ों की मांग बढ़ी। अब आज की वर्कशीट के प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जिसमें आसान से 5 प्रश्न देखेंगे। जो पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लेके, तो जो भारत की जो धार्मिक विरासत है उसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला कि भारत की धार्मिक विरासत बहुत संपन्न है, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें कि विश्व के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्राचीन काल से सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। चौथा, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे की संस्कृति और रीति रिवाजों को भी अपनाया। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमने सभी प्रकार के धर्मों को अपनाया, उनके रीति रिवाजों को भी अपनाया है। भारत एक ऐसा देश है केवल एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों को भारत ने और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को भारत में अपनाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह भारत की धार्मिक विरासत थी। दूसरा प्रश्न है इसका, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो दक्षिण भारत है वो प्राचीन काल से ही मसालों के लिए पूरे इसमें प्रसिद्ध तथा मध्य एशिया और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। इन्हीं मध्य एशिया और यूरोप के व्यापारियों के साथ ईसाई और इस्लाम धर्म भारत आए तथा सबसे पहले व्यापारिक केंद्र तटीय प्रदेश केरल पहुँचे। ठीक है, तो किन 2 धर्मों का आगमन हुआ था, इस्लाम और ईसाई धर्म का। तीसरा जो प्रश्न अब जो हमारा दिया गया है कि जो भारत की ऐतिहासिक इमारतों की सूची, उनकी स्थान, निर्माता, उनकी विशेषताओं के नाम बताइए। ठीक है, तो पहला लाल किला लिख लीजिए आप। लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था, और लाल पत्थर से बना हुआ है लाल किला। ठीक है, दूसरा कुतुब मीनार, कुतुबुक ऐबक ने इसकी नींव रखी। अधिकांश लाल पत्थर से बनी है तथा झुकी हुई है ये मीनार। ठीक है, और नींव तो उसने रखी थी, उसकी कुछ मंजिलों का निर्माण किसने करवाया, अल्तुतमिश ने करवाया। उसके बाद पूरी किसने कराई, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद अगर आप तीसरी का बात करेंगे तो सांची स्तूप, ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, ये बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। चौथी ऐतिहासिक जो इमारत है वो ताजमहल है, आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है तथा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये हो गई तीसरे सवाल की 4 महत्वपूर्ण इमारतें, किसने बनवाया, उनका निर्माता कौन है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अब चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि भारत विदेशी व्यापारियों से सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। ठीक है, तो भारत प्राचीन काल से संसाधनों में धनी रहा, पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा, भारत के सूती कपड़े की पूरे विश्व भर में धूम रही है, यानी कि डिमांड ज़्यादा थी। तीसरा, दक्षिण भारत मसालों के लिए सुप्रसिद्ध रहा है। ठीक है, इसलिए भी व्यापारी भारत में आते रहे हैं। और चौथा, भारत का हस्तशिल्प का भी एक बड़ा केंद्र रहा है, जिसके कारण भी व्यापारी भारत में आते रहे हैं और आकर्षित हुए हैं भारत की तरफ। आप अगर चाहो तो लिख सकते हैं कि रेशम के कपड़े के लिए भी भारत सुप्रसिद्ध था। ठीक है, अब बात है प्रश्न 5। प्रश्न 5 आपको दिया गया है, इसमें भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों तथा शासकों के क्षेत्र दर्शाइए। अब भारत के मानचित्र में आप इस तरीके से भारत के क्षेत्रों को दर्शा सकते हैं कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये गुजरात है, गुजरात में आप क्या कर देख सकते हैं, सेन। ठीक है, यहाँ पे आप सेन देख सकते हो, यहाँ पे परमार हो जाएगा, बीच में परमार, गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा, इधर पाल हो जाएगा, इधर पल्लव वंश हो जाएगा, और जो पूर्वी चालुक्य थे पूर्वी चालुक्य है, और इनकी राजधानी क्या थी, वेंग थी। पश्चिमी चालुक्य की कल्याणी थी। ठीक है, पल्लव, चोल, पांड्य ऐसे साम्राज्य थे। अगर मैं आपको यहाँ पे दर्शाना चाहूँ तो पश्चिमी चालुक्य यहाँ पर था। ठीक है, पश्चिमी चालुक्य के बाद पूर्वी चालुक्य इधर था,
और ये फिर उसके बाद पल्लव, चोल, पांड्य सबसे नीचे की तरफ, ठीक है। और इधर सेन दिखा सकते हो, यहाँ पे परमार दिखा सकते हो, और गुर्जर प्रतिहार भी लिख सकते हो, इधर पाल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैप के लिए आप खाली मैप का प्रयोग भी कर सकते हैं मैप भरने के लिए, और अपनी एनसीईआरटी की किताब से भी मदद ले सकते हैं।